हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करेंगे 8 अक्टूबर का एडिटोरियल। और उससे पहले बता दूं आपको कि आपको एक तो हमारी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस, इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर सभी प्रकार के पेड कोर्सेज मिलेंगे, जिनमें ग्रामर का पेड कोर्स, आपको कॉमन एरर का प्रैक्टिस बैच, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच, ई बुक्स, इसके अलावा जो भी कोर्सेज आगे भी मिलने वाले हैं वो सारे यहाँ पे मिलेंगे। एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं 2017 के, 18 के, 15, 16 वाले। इसके अलावा यहाँ पे और भी क्लोज टेस्ट पैराजंबल वाला बैच भी यहीं पर है। तो बहुत कुछ मिलेगा स्टफ, आप ये डाउनलोड करके रखें। इसके अलावा आशीष क्लासेस के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाना है। इस चैनल पर आपको लाइफ एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हर संडे को उपलब्ध होता है, उसमें भी बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो ये दो काम आप ज़रूर करें, और एक काम और करें, आप एक शेयर और एक लाइक ज़रूर करके जाएं सेशन में। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले देखते हैं वोकैब आज के सेशन की। तो देखिए, डिवाइस एक वर्ब है। अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो डिवाइस है एक वर्ब। इसका मतलब होता है इन्वेंट समथिंग न्यू, कोई नई चीज इजाद करना। डिवाइस का मतलब क्या है? इन्वेंट समथिंग न्यू, किसी नई चीज को इजाद करना। ठीक है। फीट नाउन है, इसका मतलब है अचीवमेंट। क्या मतलब होगा? अचीवमेंट, या फिर आप इसे कह सकते हैं अटेनमेंट, उपलब्धि। अचीवमेंट या अटेनमेंट, उपलब्धि। हिंदी में बता रहा हूं, साथ साथ में नोट करते चलिएगा। तो इसका मतलब है उपलब्धि। तीसरा है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट वर्ब के रूप में है, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। वैसे किसी उत्सव मनाना भी होता है, ठीक है। प्रेज करना भी होता है, तो प्रेज करने के अर्थ में यूज हुआ है। चाइल्ड इसका ऑपोजिट है, इसका मतलब होता है स्कोल्ड करना, डांटना, या फिर इसे कहेंगे क्रिटिसाइज करना, डांटना या आलोचना करना। अगला वर्ड है ग्रेंजर। ग्रेंजर नाउन है, इसका मतलब होता है मैजेस्टी, भव्यता। किसी चीज के इंप्रेसिव होने की जो क्वालिटी होती है उसे कहा जाता है ग्रेंजर। एज टू जो शब्द है, ये एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है अबाउट, या फिर आप इसे कह सकते हैं रिलेटिंग टू। रिलेटिंग टू, किसी चीज के बारे में, किसी चीज से संबंधित। और एक अंडरस्कोर, ये तो काफी बार आ चुका। अंडरस्कोर एक वर्ब है, इसका मतलब है एम्फेसाइज, किसी चीज पर जोर देना। ठीक है भाई, तो ये सब आप नोट कर लीजिए। अब इससे आगे स्टार्ट करें। देखिए, हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी। हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब जटिलता होती है। हैंडलिंग, हैंडल करना, जटिलता हैंडल करना। तो ये फिजिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया गया है उसको लेकर आर्टिकल लिखा गया है। कल भी हमने एक एडिटोरियल ऐसा ही डिस्कस किया था, नोबेल प्राइज की चर्चा ही हमने की थी, है ना। लेकिन यहाँ पे भाई, जैसे मैंने कल बताया था वैसा ही आज बताऊंगा कि आपको कुछ टर्म्स ऐसे मिल सकते हैं जो उन्हीं को समझ में आएंगे जो इस विषय से संबंधित हो। तो फिजिक्स रिलेटेड कुछ टर्म्स यहाँ भी मिलेंगे। बात रही अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में हम वोकैब जरूर सीखेंगे, ट्रांसलेशन सीखेंगे, ग्रामर सीखेंगे। बाकी फिजिक्स के जो टर्म्स हैं वो उन्हीं को समझ में आएंगे जिनको फिजिक्स थोड़ा बहुत पता हो, इस बारे में ये शब्द सुने हुए हों। तो हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब जटिलताएं हैंडल करना। मंडे टू फ्राइडे हर शाम 5 बजे ये सेशन होता है। तो आज फ्राइडे है, इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन हमारा होना है वो मंडे को होगा। जो भी इस वीक में शुरुआत में 1-2 क्लासेस नहीं हुई थी, है ना, मैंने बता भी दिया था कारण क्या है, नोटिफाई किया था मैंने। तो जो भी आपको मिला है इस वीक में वो सारे आप रिवाइज करके रखें, और नेक्स्ट मुलाकात हमारी मंडे को होगी ही। चलो स्टार्ट करें। ब्रिंगिंग टू अ क्लोज स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है गैस, या फिर इसका मतलब होता है कंजक्चर कह सकते हो, अनुमान कह सकते हो। अनुमान कह दो, अटकल कह दो, गैस सिनोनिम डाल लो इसका। स्पेक्यूलेशन का मतलब है गैस, ये नाउन है। ब्रिंगिंग टू अ क्लोज का मतलब अंत करना होता है, ठीक है। तो ब्रिंगिंग टू अ क्लोज स्पेक्यूलेशन, इसका मतलब जो अटकलें थी उसको विराम देते हुए। ब्रिंगिंग यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जो भी अनुमान था उसको विराम देते हुए, किस बारे में? अबाउट द विनर ऑफ द फिजिक्स नोबेल प्राइज दिस ईयर। इस साल फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसे मिलेगा, इस साल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन होगा, इस बारे में जो भी अनुमान या अटकलें लगाई जा रही थी उस चीज को एंड करते हुए
द नोबल कमिटी, ये हो गया सब्जेक्ट, नोबल समिति, जो भी अंडरलाइंड पार्ट है रेड कलर में है ये सारे सब्जेक्ट हैं। नोबल कमिटी ने, इसकी वर्ब है डिसाइडेड, तय किया, टू अवॉर्ड, पुरस्कार देना, अ ट्रियो, ट्रियो का मतलब होता है 3 लोगों का समूह। अगर 2 लोग होते तो ड्यूओ होता, DUO, ठीक है। रिसर्चर्स का मतलब है खोज करने वाले, अनुसंधान करने वाले, ठीक है। तो यहां तक बहुत आसान सी बात थी। नोबेल प्राइज, नोबेल कमिटी सब्जेक्ट है इसका, इसकी वर्ब डिसाइडेड है। तो अनुमान, जो अटकलें लगाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि इस साल नोबेल प्राइज किसे मिलेगा फिजिक्स के क्षेत्र का, उस चीज को एंड करते हुए नोबेल कमिटी ने तय किया कि 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाए इस क्षेत्र का। 1/2, पहला आधा भाग, ये 3 लोगों को पुरस्कार मिला है, तो जो पुरस्कार राशि है उसका पहला आधा भाग जो है वो गया किसके पास, वेंट इसकी वर्ब है, वो गया स्यूकोरो मनाबे के पास। ये कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, तो ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएस से हैं, ठीक है। और इनके साथ एक व्यक्ति और हैं जिनको इस आधे में से शेयर मिलेगा, वो है क्लॉस हैसलमैन ऑफ द मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर मीटीरियोलॉजी, हैम्बर्ग, जर्मनी। समझ में आ गई? तो ये वाली बातें तो कुछ काम की है नहीं, तो इंस्टीट्यूट का नाम है, ये यूनिवर्सिटी का नाम है। आपको करंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चन इस बार जरूर से पूछा जाएगा कि भौतिकी का नोबेल प्राइज किसको मिला है, केमिस्ट्री में किसको मिला है, साहित्य में किसको मिला है, तो ऐसे याद रखेंगे। तो ये पहला भाग है वो इसकी वर्ब वेंट है। फॉर देयर वर्क इन क्लाइमेट साइंस, और किस लिए मिला इन दोनों को, इन्होंने काम किया है क्लाइमेट साइंस में, जलवायु विज्ञान में, इसके लिए। देयर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 2 व्यक्ति हैं। जब पजेसिव एडजेक्टिव बनाया है 2 का, 2 है तो इसका मतलब प्लूरल है, और प्लूरल है तो फिर दे है, और दे का पजेसिव बनता है देयर, ठीक है। तो यहां तो कुछ स्पेशल था नहीं। इन द लॉन्ग लाइन ऑफ रिसर्चर्स, रिसर्चर्स मतलब अनुसंधान करने वाले, खोज करने वाले, वैज्ञानिक, ये सब। तो एक बहुत लंबी कतार थी रिसर्चर्स की, उस लंबी कतार में अब ये हु आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन इससे संबंधित है। ये वो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने एस्टिमेट लगाया था, पूर्वानुमान लगाया था। एस्टिमेट का मतलब पूर्वानुमान लगाना, एस्टिमेट मतलब लगभग कोई चीज आपने बताई है ऐसा होगा, तो इन्होंने एस्टिमेट लगाया था कि वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यू टू गैसेज इन इट। इन्होंने कहा था कि वातावरण में गर्मी होगी, किस कारण से, क्योंकि वातावरण में जो गैसेज हैं उस कारण से। इट आ रहा है वो एटमॉस्फेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। तो एक बहुत लंबी जो कतार थी रिसर्चर्स की जिन्होंने एस्टिमेट लगाया था गर्मी का वातावरण में, किसके चलते, इस वातावरण में जो गैसेज हैं उनके चलते। तो इन लंबी एक लाइन के अंदर शुकोरो मनाबे जो मॉडलिंग, शुकोरो मनाबे ने जो मॉडलिंग यूज की है, जो पैटर्न यूज किया है, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद अदर्स। कोलैबोरेशन का मतलब एक प्रकार से दोनों ने साथ जुड़कर काम किया है, ठीक है। तो इन्होंने और लोग जो हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करके, उनके सहयोग से जो इनकी मॉडलिंग थी, एंड ओवर डिकेड्स, और इनकी जो रिसर्च है वो काफी दशकों की रिसर्च भी है। डिकेड्स का मतलब दशक है ना। तो काफी दशक से, काफी सालों से ये लग रहे थे इस रिसर्च में, काफी लोगों के साथ इन्होंने काम किया। इनकी जो मॉडलिंग है, इन्होंने जो पैटर्न दिया है, एक मॉडल का प्रयोग किया है, इज अ क्लासिक वर्क। ये कैसा कार्य है, ये हाई क्वालिटी का कार्य है। क्लासिक एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, इसका मतलब आप कह सकते हो ऑफ हाई क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता वाली कोई चीज, ऑफ हाई क्वालिटी, ठीक है। तो ये काफी हाई क्वालिटी का काम है। अब ये देखो वर्क जो शब्द है इसका ध्यान रखिएगा, ये वैसे अनकाउंटेबल नाउन के रूप में ही गिना जाता है। अगर इसके साथ एस जोड़ देते हैं आप तो ये साहित्य, लेख या रचनाएं इसका मीनिंग होगा, लेकिन इसने देखो ए लगा रखा है क्लासिक वर्क से पहले, ठीक है। तो ये इसलिए लगा दिया इसने क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइप के चीज की बात कर रहा है, और यहाँ पे इसने इस एडजेक्टिव को लगाकर, कई बार क्या होता है नॉलेज शब्द है, नॉलेज शब्द भी अनकाउंटेबल ही है लेकिन जब एडजेक्टिव लग जाता है, गुड और बैड लग गया उससे पहले, तो फिर हम आर्टिकल लग जाता है उसके अंदर। ऐसा ही इसने वर्क से पहले किया। दैट शोड, अब ये वर्क है उसके लिए दैट लग रखा है, ये वो कार्य है जिसने दिखाया। इवन इन द 1960s, अब ये 1960 लिखते तो 1960 की बात होती, 1960s लिख रहा है, इसका मतलब 1960 के दशक की बात है, ठीक है। इवन है वो एम्फसाइज कर रहा है कि 1960 के दशक में ही इन्होंने तो कह दिया था that the atmosphere would undergo another 2.3 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग, कि जो एटमॉस्फेयर है, अंडरगो का मतलब होता है अनप्लीजेंट थिंग्स को एक्सपीरियंस करना, कोई चीज जो खराब है उसका अनुभव होना, वो कहलाता है अंडरगो। वुड है तो वुड के साथ V0 क्योंकि मॉडल दे रखा है,
तो इन्होंने पहले ही कह दिया था, 1960 में कह दिया था कि जो एटमॉस्फेयर है वो 2.3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे गर्मी देखने को मिलेगी उस एटमॉस्फेयर में, विद द डबलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट। देखो इसका प्रोनाउंसिएशन कंटेंट भी होता है, कंटेंट भी होता है। अगर ये संतुष्टि के अर्थ में आता है, सेटिस्फाइड के अर्थ में आता है, तो इसका मतलब कंटेंट होता है। और अगर इसका मतलब है मात्रा या किसी चीज के अंदर निहित कोई भी अमाउंट, ऐसे केस में इसको कहेंगे कंटेंट। तो ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो डबल हो चुकी होगी, इसके चलते यहाँ पे 2.3 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग होने की संभावना है। ये बात तो 1960 के दशक में ही इन्होंने प्रेडिक्ट कर दी थी। एक बार फिर समझना। देखो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, रिसर्चर्स के लिए था, इसकी वर्ब तो एस्टिमेटेड हो गई। फिर ये स्यूकोरो मनाबेज मॉडलिंग है, इसकी वर्ब इज है, ठीक है, ये वाली वर्ब है इसकी। इसके बाद में दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो फिर इसकी वर्ब शोड है, मतलब वर्क की वर्ब है शोड। फिर द एटमॉस्फेयर सब्जेक्ट है, तो इसकी वर्ब वुड अंडरगो है। तो ये तो कुछ सब्जेक्ट थे, बाकी बहुत आसान था कि बहुत लंबी जो कतार थी, बहुत लंबी जो लाइन थी रिसर्चर्स की, जिन्होंने एस्टिमेट लगाया था कि एटमॉस्फेयर में वार्मिंग देखने को मिलेगी, किस कारण से, जो इसमें गैसेज हैं उसके चलते। तो स्यूकोरो मनाबे की जो मॉडलिंग है, इन्होंने और लोगों के साथ भी काम किया और काफ़ी दशकों तक काम किया। तो इनकी जो मॉडलिंग है ये एक हाई क्वालिटी का कार्य है, जिस कार्य ने दिखाया, अब ये तो 1960 की बात ही कर रहा हूँ, 1960 में ही बता दिया था, क्या दिखाया कि एटमॉस्फेयर जो है वो और 2.3 डिग्री सेल्सियस की वार्मिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसके डबल हो जाने के कारण। फिर है क्लॉस हेसलमैन। अब ये दो व्यक्तियों की बात तो कर ली, अब अगली बात कर रहा है कि बाकी का आधा भाग किसके पास जाना है। तो क्लॉस हेसलमैन जो व्यक्ति है, आइडेंटिफाइड अ वे, इन्होंने पहचान करी। तो क्लॉस हेसलमैन की वर्ब है आइडेंटिफाइड। इन्होंने पहचान करी अ वे, एक तरीके की, तरीका किसका? ट्रीट करने का। किस चीज को? रैंडम नॉइज लाइक वेरिएशंस ऑफ द वेदर। वेरिएशन का मतलब विविधता होती है, भिन्नता होती है। रैंडम का मतलब बेतरतीब तरीके से, एक निश्चित क्रम में नहीं होना, सीक्वेंस में नहीं होना। नॉइज लाइक वेरिएशन का मतलब, नॉइज का मतलब शोर होता है। नॉइज की जैसे जो वेरिएशन है, जैसे नॉइज में वेरिएशन आता है, वैसे वेदर के वेरिएशन को ट्रीट करने संबंधी एक तरीके की इन्होंने आइडेंटिफाई किया। समझना फिर से, क्लॉस हेसलमैन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आइडेंटिफाइड है, अब वे यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है। तो क्लॉस हेसलमैन ने एक तरीका खोजा, एक तरीके की पहचान करी कि क्या तरीका था ट्रीट करने का। किस चीज को? रैंडम नॉइज लाइक वेरिएशंस को, मतलब बेतरतीब तरीके से नॉइज के अंदर जो वेरिएशंस आते हैं, वेदर के वेरिएशंस आते हैं, उसको ट्रीट करने संबंधी एक तरीका इन्होंने खोजा। डिवाइजिंग, क्या करते हुए निकाला? तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। जब दो काम साथ में हो, साइमल्टेनियस एक्शन हो, और उनमें से एक चीज कंटिन्यूअस एक्शन में जाए, उसे रखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। डिवाइस का मतलब मैंने बताया था इन्वेंट समथिंग न्यू, ठीक है। तो ये इजाद करते हुए, क्या? अ मेथड, एक तरीका। तरीका क्या था? टू जनरेट यूजफुल सिग्नल्स। तरीका निकाला जनरेट करने का। जनरेट करने का क्या? यूजफुल सिग्नल्स को जनरेट करने का। यूजफुल का मतलब उपयोगी, सिग्नल्स का मतलब संकेत, ऑन द स्केल ऑफ द क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट के स्तर पर, ठीक है। तो यहां तक बात हो गई। ये दूसरा जो वैज्ञानिक है वही है, आधा हाफ, बाकी वाला नहीं। अभी ये तीसरा एक और वैज्ञानिक आएगा, पहले दो की बात ही कर रहा है। तो क्लॉस हेसलमैन ने एक तरीका यहां पे पहचान किया, किस चीज का? रैंडम नॉइज लाइक वेरिएशंस जो है वेदर के, उसको ट्रीट करने का। क्या करते हुए किया? एक मेथड को डिवाइस करते, एक मेथड निकालते हुए। मेथड क्या था? यूजफुल सिग्नल्स को जनरेट करने का, उपयोगी जो संकेत होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, उनको प्रोड्यूस करने का। जनरेट मतलब प्रोड्यूस। किस स्तर पर? क्लाइमेट के स्केल पर, है ना। ऑफ इंटरेस्ट वॉज, अब कह रहा है इसमें सबसे मतलब रुचिकर जो बात थी, इंटरेस्ट की बात थी, वो क्या थी? तो इंटरेस्ट की बात ये थी। अब ये मत समझना कि ऑफ इंटरेस्ट की वर्ब वॉज है, ये इसकी वर्ब है। वो था तरीका। तो इंटरेस्ट की बात क्या थी? वो तरीका। दीज मॉडल्स कुड शो, अब दीज मॉडल्स की वर्ब है वो कुड शो है, ठीक है। तो ये मॉडल्स जो हैं, ये प्रारूप जिन्होंने यूज किए हैं, वो मॉडल्स जो भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, या जो भी इन्होंने दिखाया, ठीक है, दिखा सके, वो तरीका जो था वो इंटरेस्ट का था। तो क्या दिखाया इन्होंने? इन्होंने दिखाया द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द क्लाइमेट, कि जलवायु पर मानवीय गतिविधियों का क्या प्रभाव पड़ता है, वो दिखाया। इफेक्ट यहाँ पे नाउन है इसलिए द लग रखा है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज का प्रभाव, किस पर प्रभाव? मानव पर। तो यहाँ सॉरी क्लाइमेट पर। तो यहाँ पे इफेक्ट जो है इसके साथ देखिए ऑन लग रखा है। प्रभाव किस पर पड़ेगा उसके लिए ऑन लगता है, चाहे इफेक्ट के स्थान पे इंपैक्ट होता,
ठीक है। लेकिन अफेक्ट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, याद रखना। और ट्रांजिटिव वर्ब अगर होती है तो उसके बाद में आपको प्रीपोजिशन नहीं लगाना होता, इसलिए कई बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि अफेक्ट दे रखा होता है, अफेक्ट के बाद ऑन लगा रखा होता है, उसको गलत करना होगा, ठीक है। फिर कह रहा द अदर हाफ, अब ये तो हो गया दो वैज्ञानिकों की बात। बाकी का जो आधा भाग है, अब इसने अदर ही क्यों लगाया, क्योंकि इसके बाद कोई हाफ बचा ही नहीं और निश्चित हो गया है ये। अनदर लगाते तो इसका मतलब एक संभावना और बचती कि एक और आधा पार्ट बच गया, एक और हिस्सा बच गया, चूंकि आधा पार्ट तो चला गया दो वैज्ञानिकों के पास। अब बाकी बचा आधा भाग है वो चला गया किसके पास, वो जो प्राइज का बाकी बचा आधा भाग है वो गया इस वैज्ञानिक के पास, जॉर्जियो पैरिसी, ठीक है। ये कहां से थे, ये इटली रोम की जो यूनिवर्सिटी है ये सेपियंजा, इस यूनिवर्सिटी से थे। अब ये अदर हाफ है, इसकी वर्ब है इज फॉर डेवलपिंग। ये आधा भाग किसके लिए मिला इनको, भाई इनको तो मिल गया क्लाइमेट संबंधी कुछ इन्होंने बताया है कि गर्मी की, इन्होंने 1960 में बता दिया था, कहा था एक वैज्ञानिक ने कि भाई कैसे तापमान बढ़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा डबल होने के कारण। इन्होंने बता दिया कि कुछ क्लाइमेट के स्केल पर जो यूजफुल सिग्नल्स जनरेट करने के डिवाइस करते हुए इन्होंने वेदर वेरिएशंस के बारे में बताया, इन्होंने ह्यूमन एक्टिविटीज का प्रभाव क्या पड़ेगा उसके बारे में बताया। अब इस व्यक्ति ने क्या किया, ये जो आधा भाग है ये था किस लिए, डेवलप करने के लिए। अब मेथड, एक तरीका क्या था, टू सेंसिबली स्टडी कॉम्प्लेक्स कंडेंस्ड मैटर सिस्टम्स। अब ये देखो कुछ टर्म्स हैं, आपको इसको ऐसा कैसा लेना है। वैसे कंडेंस्ड का संघनित होता है, मैटर का मतलब पदार्थ होता है, ठीक है। तो ये फिजिक्स में ये वो फिजिक्स का पार्ट है जहां पे कंडेंस्ड मैटर की स्टडी होती है, सॉलिड लिक्विड इसके जो पैटर्न है उसकी स्टडी होती है, उसको बोलते हैं अपन कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स या कंडेंस्ड मैटर सिस्टम्स। तो कह रहा है कि ये जो अदर हाफ है ये इसलिए था कि इन्होंने एक तरीका निकाला था, एक तरीका डेवलप किया था। अब ये फोर प्रीपोजिशन है इसलिए आईएनजी लग गया। क्या तरीका था, सेंसिबली स्टडी वर्ब है, सेंसिबली यहाँ पे एडवर्ब है, कि बहुत समझदारी पूर्ण स्टडी कर सकें किस चीज का, जो जटिल कंडेंस्ड मैटर सिस्टम्स है उनका। इनको क्या कहा जाता है, इनको फिजिक्स की लैंग्वेज में स्पिन ग्लासेस कहा जाता है। अब स्पिन ग्लासेस के बारे में थोड़ा सा मतलब स्पिन ग्लासेस तो कहा जाता है। अब ये जो एक बताया है पूरी कहानी, इसको इसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है आगे। एन आउटस्टैंडिंग फीट, कि ये जो काम है ये बहुत ही अद्भुत कार्य है। फीट का मतलब बताया मैंने, अचीवमेंट होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब शानदार है, ये एडजेक्टिव है। ये एक शानदार कार्य है किसमें, मैथमेटिकल एंड फिजिकल इनोवेशन। चाहे आप गणितीय इनोवेशन की बात कर लें या फिर फिजिकल इनोवेशन की बात कर लें, दोनों के अंदर बहुत ही अद्भुत ये कार्य है। बोथ के साथ में एंड लगेगा ये एंड लग रखा है। फीट का मतलब अचीवमेंट होता है, नाउन है, ये ध्यान रखेंगे। अदर हाफ की वर्ब यहाँ पे इज थी, बाकी कुछ खास नहीं था। बहुत आसान लैंग्वेज में है, लेकिन कुछ टर्म्स आएंगे जहां पे आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स अगर जानते हैं तो ये वर्ड्स आपको समझ में आएंगे। आगे देखिए, द आइडिया टू ब्रेक व्हाट इज कॉल्ड रेप्लिका सिमेट्री। अब देखो रेप्लिका का मतलब होता है हूबहू नकल जो होती है उसको बोलते हैं प्रतिलिपि। सिमेट्री का मतलब होता है समरूपता, तो प्रतिलिपि समरूपता इसे कहते हैं, कि मतलब एक जैसा पैटर्न जिसमें देखने को मिलता है, हूबहू वैसी की वैसी कॉपी देखने को मिलती है, उसको रेप्लिका सिमेट्री कहा जाता है। तो द आइडिया, जो आइडिया था किस चीज का, तोड़ने का। किस चीज को तोड़ने का, कि जिसे हम रेप्लिका सिमेट्री कहते हैं उस चीज को। और ये रेप्लिका सिमेट्री मिलती किस में है, स्पिन ग्लास में। स्पिन ग्लास क्या था, वो ये दे रखा था आपको, ठीक है, कंडेंस्ड मैटर सिस्टम्स है ना, तो इसको बोलते हैं स्पिन ग्लास। तो स्पिन ग्लास के अंदर जो रेप्लिका सिमेट्री मिलती है, हूबहू एक ही प्रतिलिपि देखने को मिलती है, वैसा ही प्रारूप देखने को मिलता है, उसको ब्रेक करने का जो आइडिया है इन अ कंसिस्टेंट मैनर, और वो भी किस तरीके से, बिल्कुल कंसिस्टेंट तरीके से, बिल्कुल कंटिन्यूअस तरीके से। विच वॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि उनका योगदान था, किसका, ये जो तीसरा वैज्ञानिक है उसका, ठीक है, पैरिसी जो दे रखा है, रोम इटली से थे, इस वैज्ञानिक का। लेड टू, तो इसका परिणाम क्या निकला, लीड टू की सेकेंड फॉर्म लेड टू है, क्या परिणाम निकला, ए मेथड टू स्टडी। परिणाम ये निकला कि एक तरीका निकल कर आया अध्ययन करने का, क्या चीज, वन ऑफ द सिंपलेस्ट मॉडल्स ऑफ ए जेन्युइनली कॉम्प्लेक्स सिस्टम। जेन्युइनली मतलब वास्तविकता में, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, सिस्टम पता ही आपको क्या होता है। तो कह रहा है कि भी जो सबसे सिंपल मॉडल्स हो सकते हैं बहुत ही जटिल सिस्टम के, उन मॉडल्स में से किसी एक का स्टडी करने का तरीका यहां पे निकल कर आया, ठीक है। फिर समझना, जो आइडिया है किस चीज को ब्रेक करने का, आइडिया की वर्ब जो है वो तो यहां पे लेड लग रही है, ठीक है। व्हाट है, इसकी वर्ब इज है। तो जिसे कहा जाता है रेप्लिका सिमेट्री, किसमें, स्पिन ग्लास के अंदर जो देखने को मिलती है। रेप्लिका सिमेट्री कहां देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है स्पिन ग्लास में। तो स्पिन ग्लास में जो रेप्लिका सिमेट्री देखने को मिलती है
उसको ब्रेक करने का जो आइडिया है, एक कंसिस्टेंट तरीके से, एक कंटिन्यूअस तरीके से, मैनर यहां पे नाउन है, कंसिस्टेंट यहां पे एडजेक्टिव है, ठीक है, जो कि उसका कंट्रीब्यूशन था, इस तीसरे वैज्ञानिक कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो ये आइडिया है, इसके कारण क्या समझ में आया, इससे एक परिणाम निकला। लीड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन, ये नोट कर लीजिएगा, चाहे आप लीड टू इक्वल रख सकते हैं रिजल्ट इन। तो इसका परिणाम क्या निकला, इसका परिणाम ये निकला कि एक तरीका निकल कर आया। क्या चीज का तरीका? अध्ययन करने का। किसका अध्ययन करने का? जो वास्तव में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, सिस्टम यहां पे नाउन है, कॉम्प्लेक्स यहां पे एडजेक्टिव है, जेन्युइनली यहां पे एडवर्ब है, जो वास्तव में बहुत ही जटिल एक सिस्टम है, उसके जो सिंपलेस्ट मॉडल्स हो सकते हैं, सबसे आसान जो प्रारूप हैं, उनमें से एक के अध्ययन करने का तरीका यहां पे निकल कर आया। हिज वर्क हैज हेल्प्ड, अब ये इसी वैज्ञानिक की बात है, इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव लगाया, इसका नाउन है और इसकी वर्ब है वो हैज हेल्प्ड है, और हेल्प के बाद में सीधा V0 लगा सकते हैं, इसलिए V0 है, बेस फॉर्म है। तो उनके इस काम ने सहायता करी किस चीज में? मैथमेटिक्स में जो समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करने में, बायोलॉजी में जो समस्याएं होती है उनको सॉल्व करने में, न्यूरो साइंस तंत्रिका विज्ञान जो समस्याएं होती है उनको सॉल्व करने में। उदाहरण के लिए समझाया कि हाउ मेमोरी इज स्टोर्ड इन नेटवर्क्स ऑफ नर्व सेल्स। इन्होंने ये समझाया कि कैसे जो स्मृति होती है, मेमोरी होती है, वो स्टोर होती है, वो संग्रहित होती है किसमें? जो नर्व सेल्स हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, उनका जो एक जाल होता है, उसका जो एक गुच्छा होता है, उसके अंदर कैसे मेमोरी स्टोर होती है, ये उन्होंने समझाया, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्सिटी को इन्होंने आसान किया। तो मेमोरी की वर्ब है वो इज स्टोर्ड है। आगे देखिए, व्हाट टाइज टुगेदर, क्या चीज है जो कि साथ में टाई करती है? व्हाट टाइज टुगेदर द सीमिंगली डिस्पैरेट वर्क्स। डिस्पैरेट का मतलब होता है डिससिमिलर, डिससिमिलर, अलग अलग, ठीक है। वर्क्स जो कि अब ये काम हो गए इनके, इन वैज्ञानिकों के, एक ने क्लाइमेट पे काम किया, एक ने ये जो अलग बताया है अभी हमने डिस्कस किया, कंडेंस मैटर पे काम किया। तो कौन सी वो चीज है जो इन सीमिंगली का मतलब अपेरेंटली, ये एडवर्ब है, जो देखने पर लगता है, जो ऊपरी तौर पर लगता है। तो क्या वो चीज है जो कि ऊपरी तौर पर देखने में लग रहा है कि अलग अलग काम है इन वैज्ञानिकों के, लेकिन इनको तीनों को साथ में नोबेल प्राइज मिला है? तो क्या ऐसी चीज है जो इस ऊपरी तौर पर अलग अलग दिखने वाले काम को बांधती है, टाई करती है? वो काम क्या है? द क्लाइमेट साइंस वर्क बाय स्यूकोरो एंड हेसलमैन। अभी अलग अलग काम कौन से हैं? भी क्लाइमेट साइंस का काम किया गया, जलवायु विज्ञान का काम किया गया, किसके द्वारा? स्यूकोरो और हेसलमैन के द्वारा, ऑन द वन हैंड एक तरफ, ठीक है। एंड थियोरिटिकल कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स वर्क, और दूसरी तरफ थियोरिटिकल कंडेंस्ड मैटर, थियोरिटिकल प्रैक्टिकल जो नहीं है, ठीक है। तो दूसरी तरफ कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स वर्क किया गया पेरिसी के द्वारा, ऑन द अदर मतलब दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये अलग अलग काम हो गए। तो इन दोनों अलग अलग कामों को साथ में क्या चीज जोड़ती है? तो वो चीज है इज। अब ये इज किसके लिए आ रहा है? व्हाट टाइज टुगेदर, ये इस पूरे के लिए, इस पूरे क्लोज के लिए इज आ रहा है, और इस व्हाट की वर्ब है वो टाइज है। तो वो चीज क्या है? दैट बोथ डिस्क्राइब, कि दोनों जो काम है, चाहे पेरिसी ने काम किया हो या फिर स्यूकोरो और हेसलमैन ने काम किया हो, ये दोनों जो है डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं किस चीज का? कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम्स का। जो जटिल फिजिकल सिस्टम्स हैं, है ना, उनको ये डिस्क्राइब करते हैं। फिजिक्स इज ऑफन थॉट, फिजिक्स को अक्सर माना जाता है। इज थॉट है, ये पैसिव वॉइस है, फिजिक्स के बारे में सोचा जाता है। ऑफन है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो अक्सर इसको सोचते हैं किस रूप में? एज ए साइंस, की एक ऐसा विज्ञान है ऑफ सिंपल सिस्टम्स, सिंपल सिस्टम्स का विज्ञान है, सामान्य चीजों का विज्ञान है। एंड इट इज मोस्टली सेलिब्रेटेड, और इसको अधिकांशतया इसकी प्रशंसा की जाती है। इट यहाँ फिजिक्स के लिए है, इज सेलिब्रेटेड ये पैसिव वॉइस है, मोस्टली यहाँ पे एडवर्ब है, और अक्सर फिजिक्स की प्रशंसा की जाती है। एंड समटाइम्स, और कई बार, चाइड, इसकी आलोचना की जाती है। बताया था मैंने शुरुआत में पहले स्लाइड में ही, सेलिब्रेट का मतलब है प्रेज, चाइड का मतलब है स्कोल्ड या क्रिटिसाइज, और अक्सर या अधिकांशतया इसकी प्रशंसा की जाती है, और कई बार इसको इस चीज के लिए कि ये सिंपल सिस्टम्स का विज्ञान है, इस चीज के लिए इसकी आलोचना भी होती है। इवन रॉकेट साइंस, इवन का प्रयोग हम इंफेसाइज करने के लिए करते हैं। यहां तक कि रॉकेट साइंस की अगर बात करें, एडवर्ब होता है वैसे इवन। विच इंस्पायर्स ओ, इंस्पायर ओ का मतलब होता है सम्मान या भय पैदा करना, किसी के प्रति या तो सम्मान पैदा करना, किसी के प्रति भय पैदा करना, उसको बोलते हैं इंस्पायर ओ। तो यहां तक कि रॉकेट साइंस में भी अगर बात करें, अब यहां पे तो इसका सम्मान की बात है, भय की बात नहीं है। तो ये जो चीज है रॉकेट साइंस जो है,
ये क्या करता है, सम्मान पैदा करता है। किस लिए, इट्स ग्रेंजर एंड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी सटीकता, ग्रेंजर मैजेस्टी भव्यता। तो फिजिक्स की भव्यता और एक्यूरेसी के लिए यह सम्मान पैदा करता है। इज मोस्टली द स्टडी, तो ये जो चीज है ये अक्सर एक स्टडी होती है और फॉर सो कॉल्ड सिंपल सिस्टम्स, जिसे हमने सिंपल सिस्टम कहा था कि फिजिक्स क्या है, सिंपल सिस्टम का एक अध्ययन है। सिंपल सिस्टम्स यहां देखने को मिलते हैं, ये साइंस है सिंपल सिस्टम का। तो सो कॉल्ड का तथा कथित, जिसे आपने ऐसा कहा। तो रॉकेट साइंस की अगर बात करें, इवन रॉकेट साइंस, तो रॉकेट साइंस भी जो है अभी चाह रहा है रॉकेट साइंस रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि एक सम्मान पैदा करता है, इंस्पायर करता है। और किसके लिए, इसके ग्रेंजर एक्यूरेसी के लिए, फिजिक्स का जो भव्यता है, फिजिक्स की सटीकता है, उसके लिए। तो रॉकेट साइंस जो है वो अध्ययन है। ये रॉकेट साइंस की वर्ब है भाई, ये सब्जेक्ट मैंने हाईलाइट नहीं किया इसको, ये इसकी वर्ब है। ये अक्सर एक अध्ययन होता है सिंपल सिस्टम्स का ही। कॉम्प्लेक्सिटी अराइजेज, अब जटिलता जो है वो पैदा होती है, ये इसकी वर्ब है। व्हेन देयर आर मेनी इंटरेक्टिंग पीसेज इन द सिस्टम, भाई सिंपल सिस्टम का विज्ञान है। अब लेखक थोड़ा सी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये फिर कॉम्प्लेक्स बनता क्यों है। अगर सिंपल सिस्टम का विज्ञान है तो यहाँ पे चीजें सिंपल चलनी चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी जन्म क्यों लेती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे पैदा होती है। ये राइज की जगह लगा दिया, राइज कर दो, चाहे इसमें राइजेस। कॉम्प्लेक्सिटी सिंगुलर है, इस कारण से यहाँ पे राइजेस दे रखा है, एस जोड़ रखा है। प्लूरल होता तो ये एस नहीं आता, राइज ही होता। ये कब होती है, जब बहुत सारे इंटरेक्टिंग पीसेज इन द सिस्टम, सिस्टम में कोई भी तंत्र है, कोई भी सिस्टम है, उसमें बहुत सारे टुकड़े होते हैं। कैसे टुकड़े, इंटरैक्ट करने वाले, एक दूसरे के संपर्क में आने वाले, ठीक है। विद ईच मूविंग इन एन इंडिपेंडेंट वे, और उनमें से हर एक जो पीस है, हर एक टुकड़ा है, वो अपने स्वतंत्र तरीके से चलता जाता है, मूव करता है, अलग तरीके से मूव करता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी कब होती है, जब बहुत सारे, अब मैनी इंटरेक्टिंग पीसेज। अब ये मैनी इंटरेक्टिंग पीसेज जो है, ये पूरा ही सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है आर। चूंकि देयर से स्टार्ट इसने किया तो इन्वर्जन लग गया इसमें, पहले क्रिया है बाद में सब्जेक्ट है। तो कॉम्प्लेक्सिटी पैदा होती है जब बहुत सारे जो इंटरेक्टिंग पीसेज हैं सिस्टम के अंदर, बहुत सारे इंटरेक्टिंग सिस्टम होते हैं पीसेज में, और वो हर एक जो पीस है उसका, हर एक टुकड़ा जो है अपने खुद के तरीके से, बिना किसी के दबाव में, बिना किसी के नियंत्रण में, अपने स्वतंत्र तरीके से मूव करता है। द डिसेप्टिवली इजी लुकिंग प्रॉब्लम, एक एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। डिसेप्टिवली मतलब भ्रामक तरीके से, जो आंखों को धोखा देने वाली चीज है, जो देखने पर तो लगता है कुछ सत्य है लेकिन वो होती कुछ अलग ही चीज है, ठीक है। तो डिसेप्टिवली एडवर्ब है, इजी लुकिंग एडजेक्टिव है, प्रॉब्लम यहाँ पे नाउन है। तो बहुत ही आसान दिखने वाली एक भ्रामक समस्या, ठीक है। क्या चीज की, ऑफ वाटर रशिंग आउट ऑफ ए टैप, टैप का मतलब नल, रश आउट का तेजी से निकलना, इज नोटोरियसली डिफिकल्ट। नोटोरियसली वैसे तो कुख्यात होता है, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो नेगेटिव तरीके से, डिफिकल्ट मुश्किल है, टू अंडरस्टैंड समझना, एज टू मैंने कहा था प्रेपोजिशन है, अबाउट या रिलेटिंग टू या रिगार्डिंग, किस बारे में, कि व्हेन इट मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम सिंपल स्ट्रीमलाइंड फ्लो। ट्रांजिशन का मतलब बदलाव, चेंज, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। चेंज किस से कहां तक, तो एक तरफ तो है सिंपल स्ट्रीमलाइंड फ्लो। स्ट्रीमलाइंड फ्लो का मतलब है पानी का बहाव एकदम नियमित वेग से, एक निश्चित वेलोसिटी से पानी लगातार नल से बाहर निकल रहा है, उसको बोला है स्ट्रीमलाइंड फ्लो। अब ये चेंज कब हो जाएगा, तो फ्रॉम यहां से चेंज हुआ और कहां पहुंचा, तो फ्रॉम के साथ टू लग गया। अ कॉम्प्लेक्स टर्बुलेंट फ्लो, कॉम्प्लेक्स जटिल, टर्बुलेंट फ्लो का मतलब है कि पानी का वेग कभी ज्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए, कभी किस वेग से कभी किस वेग से, अनियमित सा एक वेग रहे, उसके लिए टर्बुलेंट फ्लो का यूज है। टर्बुलेंट का उथल पुथल भरा होता है वैसे, उपद्रवी होता है वैसे, लेकिन यहां पे इसका मतलब ये होगा, ठीक है। तो क्या समझाया इसने एग्जाम्पल देके, कि एक बहुत ही आसान दिखने वाली समस्या, और डिसेप्टिवली लगाया क्योंकि ये भ्रामक है, आपको लग रहा है आसान, ऐसा है नहीं। वो क्या है, पानी जो नल से जल्दी तेजी से बाहर आ रहा है, तो वो यहां पे समझना मुश्किल है। क्या समझना मुश्किल है, कि कब तो ये पानी का बदलाव हो जाएगा, कब ये पानी बिल्कुल एक निश्चित वेग से पानी आ रहा है, वो कब टर्बुलेंट फ्लो में चेंज हो जाएगा, ये पता नहीं पड़ता। इस प्रकार से है तो सिंपल सिस्टम, लेकिन कब ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया तो पता नहीं है। इसीलिए कहा कि फिजिक्स सिंपल सिस्टम का विज्ञान है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स क्यों बन जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें डिपेंड करती है, इंटरैक्टिव पीसेज इसके अंदर होते हैं, इस कारण से। द नोबल विनर्स, जो नोबल पुरस्कार विजेता हैं, दिस ईयर हैव हैंडल्ड सच कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स है, सच के बाद में जब आप लगाओगे नाउन तो ये काम करता है डिटरमिनर की तरह, और नाउन लगता है इसमें प्लूरल।
अगर सिंगुलर लगाते हो तो उससे पहले फिर आर्टिकल और लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेता जो हैं उन्होंने हैंडल किया है, नोबेल विनर्स की वर्ब है वो हैव हैंडल्ड है, ऐसे जटिल सिस्टम्स को और डेवलप किया है टूल्स टू गेट मीनिंगफुल क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स आउट ऑफ देम। और कह रहा है कि ये जो सिस्टम्स है ना, इसके लिए इसने लगाया देम, इन सिस्टम्स से कैसे चीजें प्राप्त करने की कोशिश करी है। इन्होंने टूल्स डेवलप किए हैं, कुछ उपकरण डेवलप किए हैं, कुछ मॉडल्स पैटर्न डेवलप किए हैं, जिससे ये प्राप्त कर सकें क्या, अर्थपूर्ण और परिमाणात्मक मात्रात्मक रिजल्ट्स, ठीक है, मतलब अच्छी मात्रा में परिणाम प्राप्त कर सकें, मीनिंगफुल परिणाम प्राप्त कर सकें। ये इन्होंने इस साल काम करके दिखाया है। नोटेबल इन दिस, नोटेबल का मतलब मैन, इंपॉर्टेंट, तो इस चीज के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, वो है इज द क्लाइमेट साइंटिस्ट वर्क। अब ये नोटेबल इसका सब्जेक्ट नहीं है, गलती से मैंने कर दिया, ये है क्लाइमेट साइंटिस्ट वर्क, इसकी वर्ब है इज, ठीक है। तो कह रहा है इस चीज में मुख्य चीज क्या है, क्लाइमेट साइंटिस्ट का वर्क, जलवायु के जो विज्ञान, जलवायु संबंधी जो काम किए, उन्होंने जो काम किया वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब के अंदर। विच मेक्स इट ऑब्वियस, अब ये विच है, ये इस वर्क के लिए है, ये वो काम है जो कि इसे स्पष्ट बनाता है वेयर साइंस स्टैंड्स ऑन द इश्यू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। किस चीज को स्पष्ट करता है कि विज्ञान कहां खड़ा है, किस चीज को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे को लेकर, एन एस्टिमेट्स, और साथ में ये एस्टिमेट लगाता है किस चीज का, द ह्यूमन फिंगरप्रिंट ऑन क्लाइमेट चेंज, कि मानव का प्रभाव क्या है क्लाइमेट चेंज पर। फिंगरप्रिंट का मतलब वैसे तो अंगुलियों के निशान हो गए, लेकिन यहां पे इसका मतलब है इंसान ने क्या छाप छोड़ी है क्लाइमेट चेंज पर, इसका भी ये पूर्वानुमान लगाता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो रिपीट कर रहा हूं, इस चीज में नोटेबल क्या है, क्लाइमेट साइंटिस्ट का वर्क, जो दो वैज्ञानिक थे, है ना, श्यूकोरो था, एक हैसलमैन था, इन वैज्ञानिकों ने जो क्लाइमेट संबंधी काम किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, ये एक तो ये स्पष्ट करता है, तो यहाँ पे विच जो है उसकी वर्ब तो मेक्स है, रिलेटिव प्रोनाउन है, वर्क की वर्ब मेक्स है। एक तो ये स्पष्ट करता है कि साइंस कहाँ खड़ा होता है, ठीक है, किस मुद्दे पर, ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर। दूसरा क्या काम करता है, तो जैसे मेक्स दे रखा है वैसे एस्टिमेट्स, उसी वर्क की वर्ब है। ये यहाँ पे ये भी अनुमान लगाता है कि मानव का प्रभाव क्या है क्लाइमेट चेंज पर। विद द COP26, अब ये COP26 जो समिट है, समिट शिखर वार्ता को बोलते हैं, ड्राइंग क्लोज का मतलब नजदीक आ रही है, नियरिंग, इस ड्राइंग क्लोज के स्थान पे नियरिंग भी कर सकते हो। अब ये जो COP26 जो सम्मेलन है वो नजदीक आ रहा है, इस चीज को लेकर नोबल कमिटीज डिसीजन, नोबल कमिटी का जो डिसीजन है, ओनली अंडरस्कोर्स, ये क्या करता है, अंडरस्कोर करता है, एम्फसाइज करता है, ठीक है। तो कह रहा है नोबल कमिटी का जो डिसीजन है वो अंडरस्कोर करता है द नीड टू टेक दिस इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट का मतलब कंसीडर करना, ठीक है। तो चूंकि COP26 समिट नजदीक आ रही है, तो नोबल कमेटी का जो निर्णय है कि इन्होंने इन वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया है, तो ये यहाँ पे जोर देता है किस बात पर, कि आवश्यकता है इस चीज को कंसीडर किए जाने की, इस चीज पर विचार करने की, इसको सोचने की। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब मंडे को मिलेंगे ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।